रंजन भट्टाचार्य पहले पूर्व के मेयर भी रह चुके हैं, सांसद भी हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी हैं। सीपीआईएम के पार्टी में इनको लीगल ब्रेन के रूप से जाना जाता है और आपके बारे में ये कहा जाता है कि जिस तरफ आप खड़े हैं, अगर मैं आपके प्रोफेशन को लेके बात करूं तो वो पलड़ा भारी रहता है। ऐसे हैं विकास रंजन भट्टाचार्य। और ये मेयर थे, मेयर में इनकी खास उपलब्धियां रही है। ये जो स्ट्रीट के बच्चे होते हैं उस बच्चों के लिए इन्होंने सर्टिफिकेशन दिलवाने का काम किया है, जो इनकी खास उपलब्धि है। प्लस जब ये मेयर थे तो इन्होंने जिन चीज़ों पे फोकस किया था उसमें एक है इंफ्रास्ट्रक्चर और सीवर, उसको उन्होंने कैसे डेवलप हो उस पर फोकस किया। इट्स सब कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को मोर पावरफुल बनाने के लिए इंस्टीट्यूशन के रूप में इनका अहम योगदान है। दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे व्यूअर की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से। दादा, इस बार का जो आपका चुनावी मैदान है, ये पहले आप ही के पार्टी का गढ़ माना जाता था। सीपीएम जादवपुर एकदम स्ट्रॉन्ग गढ़ था, जो अभी फिलहाल टीएमसी के पास है। आपको क्या लगता है कि ये गढ़ फिर से आपके पास में आ जाएगा? देखिए, धीरे धीरे आम आदमी आपका सोच बदलते हैं। उन्होंने सोचा कि वामपंथी को हटा कर अगर ममता को लाए तो उनका कुछ फ़ायदा होगा। फ़ायदा का मतलब थोड़ा पैसा पॉकेट में आना नहीं है, फ़ायदा मतलब सोशल डेवलपमेंट होगा। तभी तो उनको ये तजुर्बा हुआ है पिछले 15 साल में। ये सरकार तो सिर्फ करप्शन को लाते आपका बुलंद बजाया। करप्शन हर जगह में, करप्शन, एजुकेशन करप्शन, राशन करप्शन। आम आदमी इसको कहता है कट मनी सरकार। ये उपलब्धियां जो हुआ है आम आदमी को, इसी नाते हम ये विश्वास करते हैं, ये हमारा ये सोच भी है कि जादवपुर इस टाइम बदल देंगे। तो आप लंबी समय से राजनीति में हैं, फिर भी लेफ्ट का जनाधार कम हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या ये नेतृत्व की कमी थी या राजनीति प्रदेश चेंज हुआ है? देखिए, आप सोचिए, टेक्नोलॉजिकल जो ग्रोथ हुआ, इसका जो मुनाफा ये जिसको पास ज़्यादा पैसा ही वो ले रहे हैं। मीडिया का बहुत सारे इन्फ्लुएंस है। मेन स्ट्रीम मीडिया, आपको भी ये पता चलेगा, मेन स्ट्रीम मीडिया हमारे देश में 2-3 उद्योगपति कंट्रोल कर रहे हैं। क्रोनी कैपिटल्स, आपने देखा, अदानी, अंबानी, इन लोगों ने कंट्रोल है। तो इनका सोच होता है कि आदमी का जो दिमाग को भड़का दो, जैसे आदमी हमारा सोच पर चले। वही पॉलिटिकल पार्टीज़ को पेट्रोनाइज करते हैं जिस पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में होने से उनका फ़ायदा होगा। वामपंथी उसी आधार पर हट गए क्योंकि उनका इतना मीडिया इन्फ्लुएंस नहीं बना पाए। इनका जो कम्युनिकेशन होता है ये कैडर मार्फत। इस कैडर बेस पर इतना ज़्यादा हमला हुआ 2011 के बाद कि आदमी डर से घर से नहीं निकले। ये अपना सोच दूसरों को बताने का भी उनका कोई हिम्मत नहीं था। अभी ये जो डर फैला था ये धीरे धीरे कम हो रहा है। आदमी आपका सोच पर आ रहा है और रेजिस्टेंस भी कर रहे हैं। इसीलिए हमारा ये मानना चाहिए, हम भी मानते हैं कि चेंजेस आने वाला है। दादा, आपने बोला कि ये डर का माहौल रहा है, तो क्या यही रीज़न है कि अभी इलेक्शन के समय सीपीएम का झंडा दिखाई दे रहा है? इसके पहले इस 5 साल में जनरली झंडा कम दिखाई देता था, क्या रीज़न? नहीं, ये 5 साल में आप देखिए, ग्राउंड लेवल पर जहाँ पर भी आम आदमी का दुख की सवाल है, उनका खाना पीना का सवाल है, उनका रोज़गार का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, इसी आधार पर लेफ़्ट कार्डर्स ने बहुत सारे मूवमेंट किया। ये प्रेस में इतना ज़्यादा नहीं आया। अब सोचिए, उस टाइम जब कोविड हुआ था, ये रेड ब्रिगेड में कितना बड़ा काम किया। कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई सरकार इसका साथ नहीं था, लेकिन रेड ब्रिगेड में काम किया। एजुकेशन करप्शन हो रहा है, इसका खिलाफ कौन लड़ रहा है? ये रेड ब्रिगेड लड़ रहा है। तो अब जब चुनाव आया, ये मौका आया कि दिखाने का कि हाँ, हम भी तैयार है। इसीलिए आप इतना अभी कुछ नज़र में आ रहा है हमारा। दादा, आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है, चाहे नारदा हो, शारदा हो या ये शिक्षक भर्ती घोटाला हो। क्या लगता है आपको, ये लड़ाई कहाँ तक जारी रहेगी और अगर आप आते हैं तो इसको कैसे चेंज करेंगे?
देखिए, ये लड़ाई जारी रहेगी। आप मेरे साथ एक सहमत होंगे कि आम आदमी भ्रष्टाचार को नहीं पसंद करता। उन्होंने भ्रष्टाचार का वो जिम्मेदारी ले नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो ये शिकार हो गए, ये विक्टिम हो गए। इसका खिलाफ लड़ाई चल रहे हैं, लड़ाई चलेगा। और ये वामपंथी सरकार अगर आ जाए तो ये भ्रष्टाचार ख़त्म करने में क्या कदम उठाना है, ये मेरा पास है। भ्रष्टाचार ख़त्म कर देंगे। तो बंगाल में नौकरी नहीं है। हाँ, ये एक बड़ा मुद्दा है, जैसा कि आप भी बता रहे हैं। बड़ा मुद्दा है। तो सीपीएम आने के बाद इसका क्या सोल्यूशन करेगी? देखिए, सीपीएम आने के बाद यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्रीज बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बढ़ेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स आपकी उनका ये भी सोच में आया कि अगर लेफ्ट पार्टीज होता तो हमारा काम करने में कोई दिक्कत नहीं था। अभी ये भाग रहा है। आप जाके किसी को बात कीजिए जो मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट वो तो कैसे इन्वेस्ट करूँ? सुबह एक आदमी आएगा, शाम का आदमी आएगा, एक काट मनी दो, पैसा दो। जब लेफ्ट फ्रॉम यहाँ पर सत्ता में थे, सोचिए आप, होलिया पेट्रोकेमिकल, होलिया में कितना बढ़ाई हुई, सेक्टर 5 में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कितना बढ़ाई हुई। अभी तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत रिसेशन आ गया, क्योंकि एक काट मनी का सवाल। सरकार ज़मीन जो रखा था इंडस्ट्री बनाने के लिए, वहाँ पर मंदिर बन रहे हैं। मंदिर बना रहे तो बनाने से तो आपका कामकाज नहीं होगा। ये हर आदमी देख रहे हैं, सोच रहे हैं हम क्या करें। इसका खिलाफ मेरा ख्याल से इस चुनाव में उनको मतदान वामपंथियों के पक्ष में ही होगा। 34 साल सीपीआईएम की सरकार थी। मुझे याद है वो पल जो हर गली में लाल झंडा नजर आता था। आज क्या रीज़न है कि युवा आपकी पार्टी से दूर हो गए? वही बात मैं बताऊं, जब ये शिंगूर और नंदीग्राम बनाने में हम व्यर्थ हो गए, फेल हो रहा गया, तब उनका मन में आया कि ये सरकार कामयाब नहीं है। कोई गुंडामी तो करेगा, हुलिगानिज्म रहेगा, इसका खिलाफ आपको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये नया पीढ़ी को मालूम हुआ, देखो एक आदमी इन्होंने ये इतना बड़ा जो फैक्ट्रीज बना था उसको भगा दिया, तो तुम नाकाम हो, फ़ायदा क्या है तुमको सत्ता बनाने की। ये साइकोलॉजी काम किया। ममता बनर्जी का आरोप है कि राम और वाम दोनों साथ में मिलके एक दूसरे के लिए राजनीति करते हैं। वेयरएज वाम मोर्चा के समय में डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये उनका एलिगेशन भी है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये दुख की बात है कि बंगाल में ऐसी राजनीतिक नेता पैदा हुआ जो कभी सच नहीं बताते। सच बताओ, तथ्य पर बताओ, तथ्य पर बता के तुम अटैक करो, ये काम है। उन्होंने सरकारी पैसे से पूजा में अनुदान दे रहे हैं, इमाम को भाता दे रहे हैं, पुरोहित प्रीस्ट को भाता दे रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं। ये किसका मुद्दा है, किसका काम है? आरएसएस का प्रोग्राम है। उन्होंने आरएसएस का प्रोग्राम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और मुंह में बता रहे कि बाम और राम। अरे राम को भजना तुम कर रहे हो, बाम नहीं। बाम इसको खिलाफ है, तुम डर गए, इसीलिए तुम्हें ऐसे थोड़ा बहुत झूठे फैलाओ। लक्खी भंडार के रूप में टीएमसी सरकार 1500 रुपया हर महीना लोगों को दे रही है। बीजेपी का घोषणा पत्र आया, बीजेपी कहती है कि अगर हम सरकार में आएंगे तो 3000 रुपया देंगे। आपकी पार्टी का ऐसा कोई एजेंडा दिखाई नहीं दिया, क्या बोलेंगे आप? ये एजेंडा सारे एजेंडा गलत है। ये दोनों ही सेम फैक्ट्री का प्रोडक्ट है। एक बता रहा है 1500 और बता रहा है 3000। दोनों को पैसा कौन दे रहा है? इलेक्ट्रल बॉन्ड का, जो ब्लैक मनी, करप्शन का मनी उनको वाइट करने का सवाल था, इलेक्ट्रल बॉन्ड। अभी भी कॉर्पोरेट ट्रस्ट इन दोनों को फंड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मिस्टर मतलब तू पैसा दे दो, काम देने का कोई ज़रूरत नहीं है, आत्मसम्मान का कोई ज़रूरत नहीं है, वो सर घटा के तुम्हारा सर चले। जिसका मकसद ये है वो कुछ भी कर सकते हैं कि आम आदमी के लिए असली भला कुछ नहीं कर सकते।
दादा, राजनीतिक गलियारों में प्रीवियसली बंगाल ने देखा है कि आपका और कांग्रेस का वैचारिक और राजनीतिक मतभेद लंबा चला है, सदियों तक चला है। इमरजेंसी का विरोध आपकी पार्टी ने किया था। कांग्रेस के राजनीतिक डेवलपमेंट के साथ साथ आर्थिक डेवलपमेंट का भी आपकी पार्टी ने बहुत जगह विरोध किया था। इतना डिफरेंस होने के बावजूद भी आपका कोएलिशन कांग्रेस के साथ था, क्या रीज़न था इसका? देखिए, कांग्रेस के साथ हमारा ये पॉलिसी का बारे में कोई समझौता नहीं हुआ। समझौता हुआ इमीडिएट डेंजर के खिलाफ। हम अभी भी बता रहे हैं कि हमारा देश में सबसे बड़ा डेंजर है ये धर्म के आधार पर राजनीति में जो डिवीज़न, आम आदमी पर ये विभाजन लाना, ये सबसे बड़ा डेंजर है। इनको रोकने के लिए चलो हम एक हो, पहले तो इसको बचाओ, आम आदमी को बचाओ। हमारा डिफरेंस है ही। CPIM कभी नहीं बताया, कांग्रेस भी नहीं बताया कि हमारा दोनों में आपस में हमारा जो आदर्श है, जो सोच है, जो प्रिंसिपल्स है, सब एक हो गए। नहीं, दिस वाज ओनली ए टैक्टिकल कोalition। वो चला गया। दादा, 2021 के इलेक्शन में बीजेपी को 38% वोट शेयर मिला, वेरेज CPIM को 5 से 6% वोट शेयर मिला, जबकि आपका अलायंसेस कांग्रेस के साथ था। अगर आपका अलायंसेस बीजेपी के साथ होता तो आपका वोट शेयर 42% होता और सरकार में होते। तो क्या ऐसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी? फिर भी ऐसा क्या मतभेद था कि आपने कांग्रेस से अलायंसेस कर लिया, जो आपकी विरोधी पार्टी रही, और बीजेपी को आप भूल गए? क्या रीजन था? हाय हाय हाय, बीजेपी के साथ हाथ मिलाना तो ये पूरा आत्महत्या करना, खुदकुशी करना चाहिए। बीजेपी और TMC का हाथ मिलाने से पहले आप खुदकुशी कर लो, राम राम करके चला जाओ। पॉलिटिक्स को सोचना लंबा दौर का, ये तो 2-4 सीट लेने का नहीं है। अगर कम्युनिस्ट पार्टी 2-4 सीट के लेने के लक्ष्य पर अपना जो पॉलिसीज इनको शायद कॉम्प्रोमाइज़ करती, कम्युनिस्ट पार्टी नहीं होता। तो छोटे सवाल, आपके मेन प्रतिद्वंदी कौन है, TMC या बीजेपी? दोनों मेन प्रतिद्वंदी कौन? दोनों एक ही प्रतिद्वंदी है, इसमें कोई फर्क नहीं है। आप महाभारत में विश्व जी का शरण है, वो अपराजय थे। उनको पराजित करने के लिए एक शिखंडी लाना जरूरी था। जब वो नपुंसक खड़ा हो गए, विश्व जी सरेंडर कर दिया। बीजेपी को इतना हिम्मत नहीं था बंगाल में पैर रखने का। उनको एक शिखंडी चाहिए था, ममता उनका शिखंडी है। वहाँ पर बाम छोड़ गए, अभी फिर वापस आना है। जादवपुर की मेन समस्या क्या है संक्षिप्त? ये चुनाव जादवपुर की नहीं है, ये चुनाव है बंगाल का। हम बंगाल का समस्या सोच रहे हैं। कोई बताए कि जादवपुर का समस्या, कि अलीपुर की समस्या, कैंडिडेट घर जाके आपको पैर धोता है, घुट्टे या लगाते हैं। कोई बताए आपको दाढ़ी कमा दूँ, कोई जाके बोलते मैं पका दूँ, खाना पका दूँ, चाय बना दूँ, इसलिए कि चुनते हैं। एक आखिरी सवाल, क्या इस बार लेफ्ट की वापसी होने वाली है? बहुत अच्छा संभावना है। दादा, आप एक सीनियर वरिष्ठ एडवोकेट हैं, हजारों आपके ऐसे शिष्य हैं जिन्होंने आपसे सीखा है, वकालत सीखा है। आप उसके साथ साथ राजनीति में हैं, राजनीति के लिए उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऑनेस्टली, सिंसियरली, आपका जो लक्ष्य है इसको पूरा करने के लिए काम करो, विदाउट कॉम्प्रोमाइज़। एक और चीज़ दादा, बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनकी पहुंच आर्थिक रूप से आप तक आने की नहीं है, लेकिन आपने उनको गले लगाया है, फ्री में उनके लिए मुकदमा लड़े हैं। इसको आप जनता से कैसे कनेक्ट करेंगे और आज के दिन आप वोटर को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरा जो प्रोफेशन ये है सर्विस ओरिएंटेड प्रोफेशन। जो आदमी जिसको विचार लेने के लिए ज़रूरत पड़े, तो पैसा नहीं है, अगर विचार नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ये देना हमारा काम है। जिसके पास पैसा है उसको पैसा देना भी मेरा मेरिट जजमेंट का सवाल है। एस आचार्य का नाम सुना है आपने? स्नेहांशकांत आचार्य। आचार्य साहब मुझे ये बताया था, जो गरीब आदमी है जिसका पैसा नहीं है उनको लिए तुम जान दे दो, जिसका पैसा है इसका साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। दैट इज़ योर मेरिट जजमेंट। मैं वही फॉलो कर रहा हूँ। दादा, लास्ट टाइम इलेक्शन में आपने पार्टी की साख बचाई,
मैक्सिमम जगहों पे पार्टी का जमानत जब्त हो गया था, तो जनता आपसे इतना प्यार करती है, दिल से प्यार करती है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे टीम मॉर्निंग टाइम न्यूज की तरफ से और सारी जनता की तरफ से। फिर से आपसे मिलेंगे। थैंक यू।